नमस्कार प्यारे बच्चों। चैप्टर 7 पार्ट 2 हिस्ट्री क्लास 12 आपका स्वागत करते हैं। हम इससे पहले वीडियो में जो 4 कंसेप्ट थे उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम जो हमारे 7 टॉपिक हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें से 5वां टॉपिक है। शुरुआत करते हैं 5वें टॉपिक से। 5वां टॉपिक है धार्मिक केंद्र राजधानी का चयन। किसी भी साम्राज्य में राजधानी का चयन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। या राजधानी का चयन करते समय बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं कोई भी साम्राज्य या कोई भी शासक। यहाँ भी विजयनगर या हम्पी, जो इतने लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु और वहाँ की समृद्धि, जो इस शहर की सुंदरता को और भी रोचक और भी अनुकूल बना रही थी राजधानी के लिए। राजधानी का चयन करने में राजाओं ने धार्मिक केंद्र अर्थात ऐसी जगह को चुना जो आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने वाली थी। धार्मिक केंद्र के रूप में विजयनगर, जिसमें अगर हम स्थानीय मान्यताओं की बात करें तो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार तुंगभद्रा नदी, जो यहाँ पर एक विशाल कुंड का निर्माण करती है, उसके चारों तरफ जो ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, प्राचीन काल में मान्यता के अनुरूप बाली और सुग्रीव के यहाँ पे ये जो एरिया था, इस एरिया में कहा जाता है कि बाली और सुग्रीव का जो राज्य था वो था, और बाली और सुग्रीव के राज्य की रक्षा करते थी ये पहाड़ियाँ। और दूसरी मान्यता के अनुसार मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, विरूपाक्ष देवता का निवास था। और पंपा देवी ने विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए इन्हीं पहाड़ियों में तप किया था। आज तक अगर विरूपाक्ष मंदिर में जब भी हम किसी समारोह की बात करते हैं तो उस समारोह में सबसे बड़ा आयोजन होता है उसी विवाह का, जिसके मान्यता के अनुसार पंपा देवी और विरूपाक्ष का विवाह किया जाता है। अन्य बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं इस शहर से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मंदिर निर्माण इस दौर में एक लंबा इतिहास रख रहा है, जिसमें पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल वंश, इन सभी ने मंदिर निर्माण में अपने अपने बहुत योगदान दिए। आमतौर पर मंदिर निर्माण की परंपरा को जो भी राजा जो बनवाते थे मंदिर को या मंदिर निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन देते थे, वो एक संदेश देना चाहते थे कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि हैं, या ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मंदिरों के रख रखाव के लिए भूमि दान दे दी जाती थी, या वहाँ पे उनके रख रखाव के लिए जो आर्थिक केंद्र बनाए गए थे, उन आर्थिक केंद्रों में राजा की तरफ से कुछ टैक्स लगाए गए थे, या राजा साक्षात रूप से वहाँ पे धन संपदा को अरेंज करता था। धार्मिक केंद्र से जुड़ा हुआ हमारा अगला पॉइंट है 5.2 गोपुरम तथा मंडप। गोपुरम तथा मंडप की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि गोपुरम और मंडप का अर्थ क्या है। मंडप, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक मंच होता था जो बहुत सारे लोगों को वर्षा, धूप से बचाने के लिए बनाया जाता था। आज इसका साक्षात उदाहरण आप किसी भी शादी समारोह में मंडप की सजावट को देखते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से शादी समारोह में एक मंडप तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा, दुल्हन और उनके परिवार से जुड़े हुए अन्य सदस्यगण पूजा पाठ करते हैं। तो उसी तरीके से राजा लोग भी जब भी किसी अनुष्ठान का आयोजन करते थे तो उस मंच पे या उस मंडप पे बैठ के वो अनुष्ठान का कार्य संभव
हो पाता था। दूसरा पॉइंट है हमारा गोपुरम। गोपुरम की इमेज भी आप देख पा रहे हैं। इसका अर्थ है एक स्मारकीय अट्टालिका जो प्राय शिल्प से सुसज्जित होती थी और मंदिर में प्रवेश द्वार पर सज्जित होती थी। यहाँ पर जो गोपुरम विरूपाक्ष मंदिर में और विट्ठल मंदिर में हम देखेंगे हम्पी में, तो वहाँ पे आयताकार रूप में जो चित्र बनाए गए हैं वो उस गोपुरम की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। विजयनगर या हम्पी के मंदिरों को अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ के मंदिर की विशेष बात है यहाँ की ऊंची ऊंची मीनारें और यहाँ के लंबे लंबे गलियारे और यहाँ के विशाल मंडप जो उस साम्राज्य के सुख सुविधाएं, आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षमता के उदाहरण प्रतीत होते हैं। अगर हम इतिहास के साक्ष्यों की चर्चा करें तो इतिहास के जो सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि मुख्य मंदिर के सामने जो बड़ा सा मंडप बना हुआ है वो कृष्ण देव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में उसका निर्माण करवाया। अर्थात ये शैली दर्शाती है कि किस तरीके से राजा लोग संपन्न थे और वो अपनी संपन्नता को इन्हीं मंदिरों के माध्यम से दर्शाते थे। ये मंदिर और इन मंदिरों में बने हुए गलियारे और मंच जो राजाओं के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन कार्यों के लिए इस्तेमाल होते थे। इसमें से जो कार्य होते थे उनमें देवताओं की मूर्ति संगीत, नृत्य, नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अर्थात देवताओं की मूर्तियां, देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो बाहर तभी रखी जाती थी जब यहाँ पर विशेष रूप से कोई आयोजन होता था। आज भी जो देवी देवताओं के विवाह उत्सव मनाते हैं और देवी देवताओं को झूला झूलाने का काम होता है, ये हमारे इतिहास से ही प्रेरणा प्राप्त है। अर्थात इतिहास के उदाहरणों से ही हम आज भी ये अनुष्ठान करते हैं। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप के रूप में महाराज या देवता विट्ठल के भगवान विट्ठल को समर्पित विट्ठल मंदिर। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता है रथ गलियां, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है और इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था। इनके दोनों ओर के स्तंभ वाले मंडप में जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 का 6 पॉइंट शुरू होता है। बाजार और बाजारों का अंकन, महल, मंदिर तथा बाजारों का अंकन। किस तरीके से व्यापारी अपने बाजार या अपनी दुकानें वहाँ पे लगाया करते थे। इतिहास हमेशा रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। आज जो हमारे पास साक्ष्य हैं वो साक्ष्य पुरातत्वविद की लगातार और सतत मेहनत का ही परिणाम है। तो यहाँ के बाजारों का, मंदिरों का और महलों का, बाजार, मंदिर और महल जिनके अवशेष आज हमारे पास महल और मंदिरों के तो हैं, लेकिन बाजारों के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ की स्थानीय मान्यताएं और वहाँ के जो भी हमें खोज ग्रंथ मिले हैं जो तमिल और साहित्य शैली में लिखे गए हैं या भाषाओं में लिखे गए हैं, उनके आधार पर कॉलिन मैकेंजी, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो पुरातात्विक संग्रहालय से जुड़े हुए एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो अपना मैप तैयार किया, उस मैप को आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं। पहले बड़े स्केल पर तैयार किया गया, फिर उस स्केल को मर्ज कर दिया गया, छोटे स्केल पर मानचित्र तैयार किया गया
और फिर उस स्केल को और छोटे स्केल में मर्ज कर दिया गया। यहाँ आप स्केल देख पा रहे हैं किस तरीके से अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 अक्षरों का प्रयोग किया गया है या 25 पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं आई नहीं है इस मैप में, और नीचे जो मैप दर्शाया जा रहा है आपको ब्लॉग में, उस ब्लॉग में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एन के साथ अटैच कर दिया गया है, यानी कि उस मैप को और छोटा बनाया गया है। अगले मैप में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनएम अर्थात उस मैप को और भी छोटा पैमाने का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पैमाना स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैप को लगातार छोटे स्केल पर बनाया गया। उस छोटे स्केल के मैप तैयार करने के पीछे जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि वहाँ पे किस तरीके से व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे और उन दुकानों में सामान्यतः क्या सामान मिलता था और किस तरह की परंपराएं वहाँ पर फैली हुई थी और किस तरीके से लोग वहाँ पे अपनी आस्था को स्पष्ट करने के लिए उन बाजारों की सहायता लेते थे। विदेशी यात्री फर्नाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और वो बहुत सस्ते थे। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज अपने पुस्तक में उल्लेख करता है कि भेड़ और बकरी का मांस, सूअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, इन सभी प्रकार के पक्षियों का मांस, इसके अलावा चुड़िया, चूहे, बिल्ली, छिपकली, इन सभी के मांस बाजार में बिकते थे। इसी कड़ी में अगला नाम आता है डोमिंगो पेस, जो 16वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पे आए और अपने यात्रा वृतांत में बाजार का एक सुंदर उल्लेख किया। उन्होंने उल्लेख में लिखा है कि हर गली में कई कई व्यापारी रहते थे और सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ने, मोती और पृथ्वी पर होने वाली अगर हर वस्तु को आप यहाँ खरीदना चाहते हैं तो आप इस बाजार में खरीद सकते हैं। हर शाम को यहाँ एक सुंदर मेला लगता है और हर गली में आप हर वस्तु को पा सकते हैं। अब यही साम्राज्य जब अपने पतन की ओर गया तो ये साम्राज्य इतनी सारी हमारे सामने अवशेष, इतनी सारी यादें छोड़कर चला गया और उन यादों के संदर्भ में हमारे मन में अनेक सवाल आते हैं कि कैसे ये साम्राज्य विकसित हुआ, कैसे इस साम्राज्य का पतन हुआ, कैसे गोपुरम और मंडप के लिए इतने महान और इतने बड़े बड़े संसाधनों को जुटाया गया। अगर आप साउथ की यात्रा करते हैं तो उसमें मंदिरों की विशाल शैली को देखकर अचंभित हो जाएंगे और आज भी हमारे लिए इतने ऊपर तक संसाधन जुटा पाना बहुत एक दुविधा का कार्य है। तो कैसे उस समय में सारी सुविधाएं जुटाई गई और उन्हीं सुविधाओं से जुड़े हुए प्रश्नों में हमारा पॉइंट शुरू होता है उत्तर की खोज में प्रश्न, जो हमारा 7th पॉइंट है। इसमें जो प्रश्न है वो इतिहास के लिए या इतिहासकारों ने हमारे लिए छोड़े हुए हैं कि किस तरीके से हम उस साम्राज्य से कुछ देख सकते हैं, कुछ साम्राज्य से कुछ सीख सकते हैं और उस साम्राज्य के निर्माण में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं और भावी पीढ़ी के लिए क्या संदेश संजो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले पॉइंट में हम NCERT के अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उसे देखना ना भूलें।